तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब थम चुका है। दोनों ही सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। दोनों ही सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे, तो वहीं रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुधनी की बात हो या फिर विजयपुर की, चुनाव प्रचार अब थम चुका है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद यहां पर अब आचार संहिता के लिहाज से यदि बात की जाए तो चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। हाँ, लेकिन प्रत्याशी अब डोर टू डोर जा सकते हैं, आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे और अब अपने लिए वो वोट की अपील कर सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत होगी और इससे पहले हमने देखा कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, एड़ी चोटी का जोर तमाम दिग्गजों ने लगाया, स्टार प्रचारकों ने लगाया और अब बारी है जनता की। 13 नवंबर को आप मतदान कीजिए और फिर 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, जादुई पिटारा खुलेगा, तो यह साफ हो जाएगा कि बुधनी और विजयपुर उपचुनाव को विजय किसने किया है। और मध्य प्रदेश में खाद की कमी लगातार बनी हुई है, किसान परेशान है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर में आप देखिए, खाद के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। खाद की बोरी लेने के लिए किसान जो पहुंचा था वो घायल हो गया, भीड़ में दब गया और किसान घायल हो गया। बोरियों की पर्ची बांटते समय यह हादसा हुआ है। और दूसरी तस्वीर आप मुरैना की देखिए, खाद की कमी से किसान परेशान है। सुबह 4 बजे से लाइन में ये किसान लगे हुए हैं, मजबूर है। जिले में कालाबाजारी हो रही है, ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं किसानों की तरफ से। कार्ड टोकन वितरण केंद्र की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, तो कहीं पर किसान घायल हो जा रहे हैं। इतनी मारामारी है खाद को लेकर। और दूसरी तरफ आप देखिए, 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। सुबह 4 बजे की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर धूप नहीं खिल पाई है, लेकिन लंबी लंबी लाइन जरूर लग गई है किसानों की। तो देखिए, मध्य प्रदेश हो या फिर राज्य कोई सा भी हो, किसान उसकी सबसे बड़ी ताकत तो होते ही हैं। लेकिन जब वही किसान खाद के लिए दर दर की ठोकर खाने लगे, तो फिर उस राज्य का भला क्या होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि लंबी लंबी कतारें देखने के बाद भी सरकार और मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि भाई खाद की तो कोई कमी ही नहीं है। यह आरोप बेबुनियाद है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खाद की कमी से किसान जूझ रहे हैं। कांग्रेस लगातार खाद की किल्लत को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। लगातार सवाल उठने के बाद खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर लगातार लगे हुए हैं। खाद की उपलब्धता के लिए निरंतर प्रयास जारी है। केवल सवाल उठा रही है, भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और खाद निरंतर आ रही है। सरकार का दावा कुछ भी हो, लेकिन हकीकत तो वही है जो जमीन पर है। आज की तारीख में खाद की बिल्कुल कमी नहीं है। 2 जगहों पे, जहां दोनों जगह पे उपचुनाव है। हम भी कह रहे हैं बुधनी में कमी नहीं है, हम भी कह रहे हैं विजयपुर में कमी नहीं है। जहां पे उपचुनाव नहीं है पूरे प्रदेश में कमी है। बाकी जगहों के ऊपर 228 विधानसभाओं में खाद नहीं है, 2 विधानसभाओं पे खाद है क्योंकि वहाँ उपचुनाव है। जब ये दोनों उपचुनाव हारेंगे ना, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में खाद होगा और शिवराज जी को ही मजबूर होना पड़ेगा सच का सामना करने का। देश में कहीं भी बिना जाति की राजनीति संभव नहीं है और यह चुनाव के दौरान कई बार साबित भी हो चुका है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने जाति को लेकर बयान दिया है, बीजेपी से प्रतिक्रिया तो आनी ही थी और यह जिम्मा उठाया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए। हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग कोई भी काम कर सकता है। आपको रास्ता नहीं दिया जाता, आपको रोका जाता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जाति वाले बयान को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले राष्ट्र फिर कास्ट। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने में लगे हैं। बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र है फिर कास्ट। देश को तोड़ने वाले कभी सफल नहीं होंगे। पहले राष्ट्र फिर कास्ट। राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे? यही तोड़ने वाले लोग, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना को लेकर मुखर हैं।
तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की तोड़ो और राज करो नीति बताती रही है। अब जाति को लेकर यह सियासत कहां जाकर थमेगी, ये देखना होगा। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दे, विवेक तनखा मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई है। उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बेलेबल वारंट पर रोक है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में तीनों नेता को पेश होना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई कर नोटिस जारी कर दिया है और विवेक तनखा के साथ ही सभी पक्षकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बताइए पूरा मामला क्या है, जरा ये भी समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में बीते पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान रोटेशनल रिजर्वेशन की मांग को लेकर विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दूसरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि मध्य प्रदेश ओबीसी वर्ग के क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है, लिहाजा ओबीसी आरक्षण पर रोक। बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक का ठीकरा विवेक तनखा पर फोड़ दिया था और आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा और तत्कालीन मंत्री पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की ओर से तनखा को आरक्षण और ओबीसी आरक्षण विरोधी बताते हुए बयान दिए गए। इसके खिलाफ विवेक तनखा ने 10 करोड़ रुपयों की मानहानि का दावा इन तीनों ही नेताओं के खिलाफ ठोका है। लेकिन बीते दिनों जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले से निजात पाने, इस मामले की ट्रायल पर रोक लगाने की मांग जो शिवराज सहित तीनों नेताओं की जो मांग खारिज कर दी थी, इसके खिलाफ फिर भी फाइल की गई थी। एक शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इन तीनों ही नेताओं की ओर से कहा गया कि उन्हें इस मामले से छूट दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने तो जारी किए हैं, लेकिन तीनों ही नेताओं को ट्रायल कोर्ट यानी जबलपुर की जो कोर्ट है उसमें बिल्कुल विजेंद्र, माना जा रहा था कि शायद इन तीनों ही नेताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन देखिए इन्हें ट्रायल कोर्ट में तो पेश होना पड़ेगा। नोटिस भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में चुनाव हो और बीजेपी की ओर से प्रचार में सिंधिया ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार ये हुआ है, प्रचार में ना सिंधिया दिखे ना ही उनके समर्थक। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में सब ठीक है? मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार थम गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों के नेताओं ने जीत के लिए जमकर पसीना बहाया, लेकिन प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नजर नहीं आए, जिसे लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। रामनिवास जी से पूरी जनता नाराज है, वो हो भी गए तो क्या हो गया। रामनिवास जी ने जो कृत्य किया उसको कोई माफ नहीं करना चाहता। वहीं जीतू के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है। चुनाव जब लड़ा जाता है तो पार्टी का एक तरह से तय करते हैं किसको कहाँ भेजना, क्या करना। तो अगर जो बात आप जिस तरह कह रहे हो वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सिंधिया जी को वहाँ अगर नहीं भेजा है पार्टी ने तो सिंधिया जी नहीं गए होंगे। वो कोई सिंधिया जी के मन पर नहीं था कि जाना कि नहीं जाना। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है पूरे पार्टी तय किया उसके हिसाब से हो रहा है। प्रचार में सिंधिया का नजर न आना क्या बीजेपी में कुछ गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है? मध्य प्रदेश में सरकार से नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने बाकायदा चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। एमपी में नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। नर्सिंग, पैरामेडिकल, संविदा स्वास्थ्य कर्मी 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। 18 नवंबर को सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। 25 नवंबर को जंगी प्रदर्शन की तैयारी भी है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे और उसके बाद मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा ये आंदोलन है, चरणबद्ध तरीके से होगा और इसमें सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी है और अपने परमानेंट वाले, एनएचएम वाले, रोगी कल्याण वाले, सभी की मांगों को काफ़ी समय से निलंबित है। आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन सबको लेकर ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि सरकार लगातार उनके हितों की अनदेखी कर रही है।
इधर भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी यानी कि बीयू में रामधुन बजाकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 22 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहने वाली छात्राएं हॉस्टल के पास ही हनुमान मंदिर में सुंदरकांड में शामिल होने गई थी और वो जब वापस छात्रावास लौटी तो आरोपी के हॉस्टल के वार्डन ने भविष्य में मंदिर जाने पर परमिशन लेने का आदेश जारी कर दिया। इसी बात से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में रामधुन गाकर विरोध जताया। हालांकि इस रामधुन में एक भी पीड़ित छात्रा शामिल नहीं हुई और न ही रामधुन में शामिल एबीवीपी कार्यकर्ता वार्डन का कोई लिखित आदेश दिखा पाए। वहीं मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मीडिया के सामने अपने पक्ष रखने की बात कही। राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के परिसर में रामधुन गाई जा रही है। देखा जा सकता है इस वक्त हम उसी परिसर में मौजूद हैं। पूरा विवाद 22 अक्टूबर को उस वक्त शुरू हुआ जब परिसर में बने हनुमान मंदिर में सुंदरकांड था और यहाँ से देर रात छात्राएं वापस हॉस्टल लौटी थी। हम उनसे बात करेंगे। आप लोग हॉस्टल के छात्रा हैं, क्या मामला है? तो छात्राएं 15 मिनट देरी से छात्रावास में पहुंची तो उसके चलते वार्डन ने छात्राओं को आधी रात में 11 बजे अपने कमरों से बाहर निकाला, डांटा, फटकारा, उन्हें धमकी दी कि अगर आप ऐसे सुंदरकांड में जाओगे तो हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे। लोगों को भी रोका गया है क्या? मैं स्वयं थी, मुझे रोका गया। मैडम जो है उनने मुझसे कहा, जो चीफ वार्डन मैडम है वो आने वाली है, आपकी कमेटी बैठाई जाएगी 10 मिनट लेट होने पे। प्रतिदिन छात्राएं आधे घंटे लेट होती है, सिर्फ मैसेज डाल दिया जाता है। एनएसयूआई यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एनएसयूआई से हम बात करेंगे कि आप लोगों के क्या कहना है इस पूरे मामले में। मैम, मैं आशीष शर्मा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ, योगा डिपार्टमेंट में हूँ। मैम, मैं कम से कम 4 या 5 साल से देख रहा हूँ, कभी वार्डन ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा कि आप कि मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। एबीवीपी केवल इसको धार्मिक मुद्दा बना रही है। परंतु एक भी छात्रा यहाँ पे मौजूद नहीं है उस हॉस्टल से, तो सरासर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो इनके जो पदाधिकारी, उनकी बहन का एडमिशन होना था जिसमें वार्डन और चीफ वार्डन के साइन लगते हैं एक प्रकार से, पर मेरिट लिस्ट में ना आने की बेसिस पे इनको यहाँ से हटा दिया गया। इस वजह से ये लोग इस प्रकार से मुद्दे को बनाए जा रहे हैं। पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कमेटी गठित कर दी है और अब देखने वाली ये बात होगी कि कमेटी जांच के बाद क्या फैसला देती है और उसके बाद प्रबंधन इस पूरे मामले में कौन सच है और कौन झूठा, उस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब अपराध में भी नंबर 1 बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हत्या हो या फिर चाकूबाजी, बेखौफ बदमाश खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। लेकिन इंदौर से अब जो लूट की खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में हुई एक लूट ने सनसनी फैला दी है। बिजनेसमैन कमलेश अग्रवाल अपने घर के नीचे पार्किंग से गाड़ियां निकाल रहे थे। इस दौरान 2 बदमाश आए और हथियारों की नोक पर बिजनेसमैन समेत 3 लोगों से सोने की चैन और अंगूठी के साथ एक कड़ा भी लूट लिया। 2 आदमी आए, पापा के गले में हाथ डाला और दोनों के पास गन थी। दोनों ने गन निकाली, मेरे पे पापा पे गन लगाई, चेन, ब्रेसलेट, अंगूठिया। हम 2 जने थे भैया, थे हम तीनों से सब उतराया। पार्किंग से गाड़ी बाहर निकाल रहे थे रोड पे, तो 2 लड़के आए, बोले कि आप हमें जानते हो, हम आपकी पहचान के हैं, और गले में बाहें डाली और अंदर लाके उनसे जो सोने चांदी की चेन और ब्रेसलेट, अंगूठी ये ले ली। सीसीटीवी में आरोपी भागते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक 25 लाख की लूट की गई है और आरोपी इंदौर शहर के बाहर के लग रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है। और इन दिनों डिजिटल अरेस्ट की खबरें भी लगातार बढ़ती जा रही है। खंडवा से डिजिटल अरेस्ट की जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली थी। बिना किसी जुर्म के एक नर्स को करीब 21 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आखिर क्या थी वजह, समझिए इस रिपोर्ट से। खंडवा मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स को महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच से फर्जी फोन आता है। वीडियो कॉल के जरिए आरोपी नर्स को ड्रग्स की सप्लाई में तस्कर के साथ नाम आने की धमकी देते हैं। नर्स को हिलने भी नहीं दिया जाता। नर्स अपने ही घर में 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहती है। इधर नर्स के बाहर न आने से मकान मालिक और परिचित जब दरवाजा पीटते हैं तो नर्स बाहर आती है और रोने लगती है। परिजनों की शिकायत पर साइबर क्राइम ब्रांच ने
केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, किसी को बताने की कोशिश की, तो वो ढेर सारी IP6 की धाराएं बताने लगे। SP ऑफिस में हमने सर को भी जानकारी दी और साइबर सेल में मतलब गायत्री सोनी मैम है, उनके पास भी पूरी जानकारी हमने दी। 2 जगहों से उनको कॉल किए गए थे, उसकी और हम लोग डिजिटली जांच कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि मामले में पुलिस कब तक कामयाब होती है। और अब बात इंदौर को सावधान करने वाली खबर की। जी हां, इंदौर वासी सावधान हो जाए। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो फिर आपकी जेब को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसमें कोई देरी नहीं होगी। इधर रूल तोड़ा, उधर अगले ही सिग्नल में आपके हाथ में होगा चालान। इंदौर में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं है। अगर आपने रूल्स तोड़े तो आपको अगले ही सिग्नल पर चालान बनकर मिल जाएगा। इंदौर पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट स्मार्ट सिग्नल सिस्टम के तहत अब कई चौराहों पर यह काम शुरू कर दिया है। ये निर्णय लिया है कि तत्काल जैसे ही जनरेट होता है, चालान जनरेट होता है, दूसरे चौराहे पे उस बंदे को जिसने वायलेशन किया है उसे रोका जाए और वहीं पे उसे सम्मन शुल्क वसूला जाए, ताकि निश्चित तौर पे एक मैसेज भी जाएगा कि किसी भी कीमत पर अब वायलेटर्स जो हैं वो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए ITMS सिस्टम पर काम शुरू किया गया है। इंदौर के 28 चौराहों पर यह काम कर रहा है, जिसे आगे 40 चौराहों तक बढ़ाया जाएगा। रियल टाइम चालान रिकवरी का यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। राजगढ़ की पचोर तहसील में चपरासी के पद पर पदस्थ महिला कर्मचारी ने भोपाल डिप्टी कलेक्टर पर रेप के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर FIR कराने के लिए भोपाल में स्थित IG कार्यालय और मानव अधिकार आयोग में लिखित शिकायत की है। बताया कि डिप्टी कलेक्टर ने नौकरी से हटा देने और शादी का झांसा देकर उससे रेप किया। मामले की जांच का जिम्मा सारंगपुर SDOP अरविंद सिंह को सौंपा गया है। साल 2022 में राजेश सोरते पचोर में तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। राजेश सोरते डिप्टी कलेक्टर भोपाल में पदस्थ हैं। उनके खिलाफ आपके पचोर तहसील कार्यालय में कार्यरत एक महिला पियून के पद पर है। उन्होंने एक शिकायत की है, लास्ट वीक शिकायत किया था कि जब 2022 में तहसीलदार के पद पर श्री सोरते पदस्थ थे तो उन्होंने कुछ पैसे का लेन देन और उनके नज़दीकी संबंध और बाद में शादी का झांसा, ऐसी बातें सामने आई हैं और जांच उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। मंदसौर का पाठोत्सव मेला विश्व प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में लगने वाले इस मेले की तैयारियां शुरू हो गई और इसके लिए न सिर्फ स्थानीय बल्कि दूर दराज के लोग अभी से ही उत्साहित हैं। मंदसौर में 62वें कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी जोरों पर है। इसकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 12 नवंबर से ये मेला शुरू होगा। पशुपतिनाथ मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। यहाँ पाठोत्सव मेला हर साल होता है और इस साल भी मेले के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग है। मान्यता है कि पशुपतिनाथ से जो भी मांगे वो मिल जाता है। भगवान पशुपतिनाथ जी का पाठोत्सव मेला कार्तिक कृष्ण पक्ष की देव प्रबोध एकादशी से प्रारंभ होता है। इस वर्ष भक्तों में मन बड़ा उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई आचार संहिता इस वर्ष नहीं है। मेले में न सिर्फ स्थानीय बल्कि दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। इंदौर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए खास बिल्डिंग बन रही है और उसके लिए अधिकारियों के पास विदेशों से भी बुकिंग आ रही है। दरअसल आईडी की स्कीम 134 में 20,000 वर्ग फीट पर बहुमंजिला सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर में IDA द्वारा प्रदेश की पहली ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो केवल बुजुर्गों के लिए रहेगी। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग रह पाएंगे और ऐसे में ये बिल्डिंग जो बन रही है इसे बेचा नहीं जाएगा, यानी कि इसके फ्लैट्स जो है उसे बेचा नहीं जाएगा, लेकिन केवल उन्हें किराए पर चढ़ाया जाएगा। आप ये जो तस्वीरों में बिल्डिंग देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है। ये बिल्डिंग पिछले काफी समय से अंडर कंस्ट्रक्शन है। 17 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया
बनाया जा रहा है। हर सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी, फिर चाहे वो योगा के लिए हो, फिजियोथेरेपी के लिए हो, सुपरमार्केट हो, मेडिकल सुविधाएं हो या फिर कोई और। तो ये जो बिल्डिंग में है, यहाँ पर एक स्ट्रेचर है, वो हमेशा यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। स्ट्रेचर के माध्यम से कभी भी मेडिकल इमरजेंसीज में उसका उपयोग किया जा सकेगा। इसी के साथ 4 यहाँ पर लिफ्ट जो है वो बनाई जाएगी, ताकि 32 फ्लैट की जो बिल्डिंग है उसमें कभी भी बुजुर्गों को लिफ्ट की चिंता जो है वो ना सताए। एक अलग सी सोसाइटी जो है कुल मिलाकर उसे डेवलप किया जा रहा है। प्रदेश में ये पहली बार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये इससे पहले पुणे में देखी गई थी। पुणे में इस तरह की बिल्डिंग जो है, कॉम्प्लेक्स जो है उसे बनाया गया था। दिसंबर तक ये बिल्डिंग बनकर पूरी हो जाएगी, जिसके बाद इसका किराया भी तय हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल इंदौर के या फिर मध्य प्रदेश के लोग, बल्कि NRI जो है वो भी इस बिल्डिंग के ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। अगर ये बिल्डिंग सक्सेसफुल रहती है तो इंदौर में ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोठ में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।